हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास से संबंधित जितने भी टाइप के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने इसके बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को कवर करवा दिया है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आइए इन वीडियोस के माध्यम से हम समझेंगे कि 2023 के बोर्ड के पेपर में किस तरीके का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा। उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो, बोला जा रहा है कि संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में रिपीट है। तो इसको क्या करना है, ध्यान से समझना, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आइए समझते हैं कि संसाधन नियोजन एक तकनीकी है। क्या है? एक टेक्निक है जिसके माध्यम से संसाधनों को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। संसाधन कहने का ये मतलब होता है कि जो हमारे काम को आसान बना सकता है या हमारे यात्रा को मतलब कम टाइम में करा सकता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे भारत देश जैसे देश में जहाँ संसाधनों की विविधता है, विविधता का मतलब ये होता है कि इंडिया जो ऐसा कंट्री है जिसमें कई सारे संसाधन पाए जाते हैं, वहाँ संसाधन नियोजन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। भारत में ऐसे भी राज्य है जहाँ एक प्रकार के संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, जबकि अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। आप सभी लोग यहाँ पे इंडिया में देख रहे हो कि अगर एक टाइप के संसाधन की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर वही हम बात करेंगे अन्य तरह तरह के संसाधन के बारे में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाती है। कई ऐसे राज्य भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता से संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ राज्यों की या कुछ राज्य संसाधनों की कमी के कारण पिछड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में खनिज संसाधनों की उपलब्धता अधिक है, किंतु अन्य संसाधनों की कमी है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे हैं कि अगर झारखंड में अगर कोयला ज़्यादा हो रहा है तो झारखंड में और किसी न किसी चीज़ की खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे, किंतु अन्य संसाधनों की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन का अकूत भंडार है, किंतु मौलिक विकास की कमी है, ठीक ना। इसी प्रकार देख सकते हो कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की संभवतः अधिकता है, किंतु यहाँ जल की अधिकतम कमी है। लद्दाख की शीत मरुभूमि देश के अन्य हिस्सों में पृथक है। यह संस्कृति विरासत की भूमि है, किंतु यहाँ जल, आधारभूत संरचना तथा खनिजों की कमी महसूस की जाती है। इस स्थिति में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप सभी को इस पूरे पैसेज को या पूरे क्वेश्चन को इस माध्यम से हल करना होता है। एक या दो पन्ने में लिख दोगे, आपका यहाँ पे पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं? अब चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि भारत में भू उपयोग प्रारूप की प्रक्रियाओं को समझाइए। भू उपयोग मतलब कि भूमि का उपयोग का प्रारूप क्या है, उसको वो प्रक्रिया को समझाना है इसके माध्यम से। तो आइए हेडिंग लगाएंगे यहाँ पे कि भारत में भू उपयोग प्रारूप। आपको ब्लैक पेन से बढ़िया से हेडिंग लगाना है और इसमें लिखना है कि भू उपयोग का तात्पर्य मनुष्य द्वारा धरातल के विविध रूपों को प्रयोग में लाए जाने की प्रक्रिया है। क्या लिखेंगे कि भू उपयोग का तात्पर्य क्या है? मनुष्यों के द्वारा धरातल पर विविध रूपों से उपयोग में लाए जाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक। इंडिया में अगर हम बात करेंगे कि भू उपयोग को निर्धारित करने के लिए तत्वों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे जो पहला तत्व है भौतिक कारण और दूसरा जो है मानवीय कारण। और भौतिक कारण को समझते हैं कि भौतिक कारकों में भू आकृति, जलवायु तथा मृदा के प्रकार हैं। वहीं हम बात करेंगे अगर मानवीय कारकों में तो जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति तथा परंपराएं हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। अगर हम यही बात करेंगे पूरे देश के 93% जो भाग है भू उपयोग आंकड़ों में उपलब्ध है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम को छोड़कर अन्य राज्यों के भू उपयोग
आंकड़ों की जानकारी नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान एवं चीन के द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में भू उपयोग का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ठीक ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, बढ़िया से अच्छे ढंग से इसका एक्सप्रेस करेंगे। अगली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। चारागाहों के सिकुड़ते जाने का प्रभाव पशुधन को उपलब्ध होने वाले चारे पर हुआ है। पशुधन की बृहद संख्या को किस प्रकार चारा उपलब्ध कराया जाएगा? यदि चारा उत्पादन में कमी दर्जा की जाती है तो उसका परिणाम क्या होगा, आप समझ ही सकते हो। ठीक ना। वर्तमान प्रतिभूमि तथा अन्य प्रतिभूमि उपजाऊ नहीं है और इन पर फसलों की उत्पादन लागत अत्यधिक है। इसी कारण ऐसे भूमि क्षेत्रों में 2 से 4 वर्ष की अवधि में बोए जाते हैं। यदि इन क्षेत्रों को देश के शुद्ध या निवल बोए क्षेत्रों में शामिल किया जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 54% हिस्से कृषि का अनुपात बन जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे लिख सकते हो। और इतना मतलब कि बहुत ही बड़े लाइन में नहीं लिखना है, आप सभी को छोटे छोटे मतलब कि हेडिंग बना करके लिख देना है। ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भूमि निम्नीकरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरणों के कारणों पर प्रकाश डालिए तथा संरक्षण के उपयोग की चर्चा कीजिए। तो आइए इसको कैसे हल करेंगे, इसको समझते हैं। इसको हल करने का बेसिक तरीका वही है कि भूमि निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय, हेडिंग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग कई पीढ़ियाँ लगातार करती रही है। भोजन, मकान तथा वस्त्र की मूल आवश्यकताओं सहित दैनिक जीवन की 95% जरूरतें भूमि से पूरी की जाती है। मानवीय क्रियाकलापों से भूमि निम्नीकरण के कारण भूमि अपनी प्राकृतिक सोख रही है। प्राकृतिक जो शक्ति है क्या कर रही है, सोख ले रही है, जिस कारण इसके संरक्षण की चिंता सामने आई है। और भारत में इस समय 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से 50% जो भूमि है जल के द्वारा अपरदित है, जबकि 28% भूमि वनों के द्वारा निम्नीकृत है। समझ सकते हो कि 50% भूमि का कटान से लगा हुआ है, 28% वन है इसमें, और शेष जो भूमि है निम्नीकृत भूमि के लवणी और क्षारीय है। कतिपय हम बोल सकते हैं कि मानवीय क्रियाएं, खनन, पशुचारण, वनोन्मूलन इत्यादि जो भूमि है निम्नीकरण के लिए अत्यधिक उत्तरदायी है। ठीक, आगे हम लिख सकते हैं खदानों को खनन के बाद गहरी खाइया मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। अनुपयुक्त खानों की वजह से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में वनोन्मूलन भूमि के निम्नीकरण की प्रक्रिया सामने आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा बढ़िया से इसका चर्चा कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की मिट्टी को विविध प्रकारों को स्पष्ट करिए कि इंडिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में लिखना है। तो इंडिया में हम लिखेंगे कि भारत में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो उच्चावच, जलवायु और भूमि आकृतियों पर डिपेंड करती है। और जो इनका प्रकार है निम्न प्रकार है। सबसे पहला जो मिट्टी लिखेंगे यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। क्या लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी, हेडिंग लगा के लिखेंगे। इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियाँ तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी हुई है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना होता है। यह मृदा गन्ने, चावल और गेहूँ जैसे अनाजों का क्या करती है, फसल उगाती है। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में सब लोग जानते ही हो कि हम इस मृदा का रंग जो होता है काला रंग का होता है। इसमें रेगर मृदा भी कहा जाता है, इसे कौन सा रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है और इस प्रकार की मृदा के लिए दक्कन पठार क्षेत्रों के लिए उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और यह जो मृदा है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, MP, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इस तरीके से लिख सकते हो। अगला तो इसी में पॉइंट बनाएंगे कि लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी क्या होती है, तो इस मृदा में लोहे की कणों जो होती है अधिक मात्रा में पाई जाने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं यह पीला भी होता है। और यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या मध्य गंगा के मैदान में दक्षिणी छोर पर अधिक पश्चिमी घाट के तलहटी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन सी, तो लाल और पीली मिट्टी। अगला यहाँ पे हम पॉइंट लिखेंगे कि लेटेराइट मिट्टी क्या होती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो होती है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है।
यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं 2 लाइन कि इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। आमतौर पर ये रेतीली लवड़ी होती है। ठीक, और राजस्थान के क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसी तरह से वन मृदा के बारे में लिख दो। ठीक, तो वन मृदा क्या होती है भाई? ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध होता है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है और ये मृदाएं नदी घाटी के दोमट और सिल्टदार होती है। समझ सकते हो कि नहीं? तो इस तरीके से आप सभी को मृदा के उपयोग और इसके बारे में लिख देना है, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बेस्ट तैयारी के लिए आप मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सिटी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।